8. अर्श, ये एक कहानी है कनाडा की। ओके। कनाडा में इनफैक्ट इन द ईयर 1963 जी। एक नॉवल पब्लिश होती है जिस नॉवल का नाम होता है द इनकम्पैरेबल अटुक। अटुक बेसिकली जो वहाँ के कनाडा के जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे, जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस जिनको बोलते हैं, नेटिव अमेरिकन, उसी तरीके से जो कनाडा की जो इंडिजिनस ट्राइब्स थी उसमें जो ग्रैंडफादर होते थे उनको अटुक बोला जाता, दादाजी को। ओके। ये बेसिकली कहानी होती है कैसे ट्राइबल जो है उस जमाने की जो व्हाइट नॉर्थ अमेरिकन जो ट्राइब होती हैं, सिविलाइजेशन जो होती है गोरों की, बेसिकली उसमें आता है और कैसे फिर वो एक तरीके का रेसिज्म झेलता है वगैरह वगैरह, और कैसे उसमें एक उसको प्यार हो जाता है। ओके। वो एक सॉर्ट ऑफ अ लव स्टोरी है, वो एक लड़की क्लास में आता है वगैरह वगैरह। तो ये जो नॉवेल थी अपने टाइम में बहुत बड़ी हिट होती। ओके। एंड इवेंचुअली इस नॉवेल को एक फिल्म में तब्दील करने की। ओके। और तब जो एक कैनेडियन डायरेक्टर होते हैं नॉर्मन जेविसन, जो कि 1970s में प्लान करते हैं अटुक करके एक फिल्म बनाने की, जो कि इसी नॉवेल पे बेस्ड होती है जी। और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। ओके, मतलब वो उनका अपना प्लॉट होता है कहानी का, राइट? नहीं, कहानी बेसिकली सेम होती है मोटा मोटा। ओके, बस वो बनाते हैं ऐसा, वो बस उसको बनाने, उसको एक नॉवेल से एक फिल्म में कन्वर्ट करने के लिए ओके जो है नॉर्मन जेविसन प्लान करते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्क्रिप्ट दी जाती है उस जमाने के एक फेमस कैनेडियन स्टार को जिसका नाम होता है जॉन बेलुशी। जॉन बेलुशी एक तरीके के वहां के शाहरुख खान थे, 1960s के बहुत बड़े स्टार थे। ओके। एंड जॉन बेलुशी उसको पढ़ते हैं, उन्हें बड़ी पसंद आती स्क्रिप्ट। बात होती कि 2-3 महीने में इसको ऑन फ्लोर करेंगे जी। और उससे पहले बड़े रहस्यमयी परिस्थितियों में एक आई थिंक होटल रूम के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। जो स्टार कास्ट होती है वो, जो जॉन बेलुशी जो उसके मेन लीड होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि ये फिल्म जो है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी, तो ये पास ऑन होती है और एक स्टार होते हैं सैम किलिसन करके, तो ये उनको ट्रांसफर होती है। Okay. अब सैम किलिसन जो है जॉन बेलुशी के बहुत बड़े फैन रहते हैं खुद से, तो उनके लिए बड़ी ये फख्र की बात होती है कि मेरे जो जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, मेरे गुरु की फिल्म मुझे ऑफर हो रही है, अधूरी छूटी हुई उनकी अधूरी फिल्म आती है, अधूरी फिल्म जो है मैं पूरी कर रहा हूँ, और राजी खुशी उसको साइन करते हैं। एंड इवेंचुअली कुछ टाइम बाद ये पता लगता है कि उनका ये कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। मूवी शूट से पहले की बात आप बोल रहे हैं? मूवी शूट से पहले की बात आप बोल रहे हैं? शूट के पहले, अभी तक ये फिल्म फ्लोर पे गई नहीं है। ओके ओके। अभी सब प्री प्रोडक्शन चल रहा है, शूट के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर बातचीत वगैरह चल रही है, उसी में दोनों की डेथ हो चुकी है जी। फिर ये जो है फिल्म ट्रांसफर होती है जॉन कैंडी को, उनकी भी डेथ हुई जाती है। फिर ये फिल्म एक ट्रांसफर होती है किस फाले करके एक एक्टर होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब ये सिर्फ आइडिएशन में, स्क्रिप्ट के आइडिएशन में ही सबकी डेथ होने लगती है? स्क्रिप्ट की आइडिएशन में ही इतने सारे एक्टर्स की डेथ हो जाती है। और इवेंचुअली इस फिल्म से ये बात चलती रहती है कि इस फिल्म को बनाना है, काफी इंटरेस्टेड होते हैं लोग। और एक जमाने में आपको याद होगा एक एक्टर है रॉबिन विलियम्स, जो कि बहुत बड़े, आई मीन कॉमेडी में उनसे बड़ा एक्टर शायद इस दुनिया में अभी तक पैदा हुआ नहीं, एटलीस्ट हमारी जनरेशन में। वो इतने बड़े स्टार थे रॉबिन विलियम्स। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि रॉबिन विलियम्स को भी कंसिडर किया जा रहा था अटुक में अटुक का रोल मेन प्ले करने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं ये फिल्म वजह बनी रॉबिन विलियम्स की अनटाइमली अजीबोगरीब डेथ। ओके। तो ये एक एक रियल लाइफ किस्सा है। तो अल्टीमेटली क्या मतलब मूवी बनी ही नहीं कभी? ये फिल्म तब से आई थिंक डब्बे में ही है, और उसके बाद से आई मीन लोगों ने बातचीत करी है, लेकिन लोग इतने घबराए हुए। आपको एक जेक ब्लैक करके एक्टर पता हो, जो कुंफू पांडा में उनकी आवाज देता है, कुंफू पांडा की जी। वो काफी इंटरेस्टेड थे इस फिल्म में। इट्स मोर लाइक अ सटायरिकल कॉमेडी टाइप की फिल्म है। तो जितने भी बड़े, एक विल फेरल जो बहुत बड़े कॉमेडी के स्टार हैं, इन लोगों ने सोचा है कि इस फिल्म को करने का, लेकिन करेंगे। हाँ, हॉलीवुड की जो सोसाइटी है वो इन जनरल इतनी घबरा चुकी है इस फिल्म के स्क्रिप्ट से कि कोई इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं। अनटाइमली जो डेथ हो रही है, अनटाइमली डेथ हुई है, उसके बाद फिर बहुत सारे मिथ्स भी बन जाते हैं। कुछ लोगों की जो इस फिल्म से एसोसिएटेड थे उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उनके घरों में बड़े लोगों की डेथ हो गई। तो ये भी लोगों के अंदर डर है कि यार चलो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है हमारे जानने वाले साथ वालों को कुछ हो जाए। तो ये भी एक चीज है। कुछ अंदाजा कितनी मौतें हुई होंगी अराउंड, अगर अभी स्टार कास्ट में? आप समझिए अर्श की 6 लीड एक्टर्स की कैनेडियन और हॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला करके डेथ हो चुकी है, जिसमें अभी मैं इनको रॉबिन विलियम्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ। ओके। उनको हटा करके 6 एक्टर्स की, राइट बिगिनिंग फ्रॉम जॉन बेलुशी, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है इस स्क्रिप्ट की वजह से। तो ये एक बड़ा एक कहते ना हर इंडस्ट्री का एक फोकलोर किस्म का होता है, तो ये वैसे ही ये कैनेडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक किस्म का फोकलोर है। और वहां पे अभी भी जब आप कोई अटुक की बात होती है तो लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं, कोई अटुक के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो जब मुझे स्टोरी का पता लगा अर्श, तो ये आप पता नहीं क्यों पेंटिंग्स में आप
अगर हॉन्टेड है तो वो आप लाइक यू काइंड ऑफ लगता है कि हाँ हो सकता है कि कोई चित्र बना दिया होगा, चित्र बना दिया हो सकता है, कोई नॉवेल में हो या कोई किताब हो, जैसे कोडेक्स गीगास की हम लोगों ने बात करी थी जी, तो वो समझ में आता है। वो तो लोग कहते हैं कि खुद डेविल ने आकर के लिखवाई थी जी, तो ये होता है तो समझ में आता है। लेकिन कोई फिल्म की स्क्रिप्ट जिसका पर्पस ही एंटरटेनमेंट हो, ऐसा हो जाना, ये मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगता है। और मैंने सुना है हर्ष कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा हादसा हो चुका है। आई थिंक दैट फिल्म वाज रागिनी एमएमएस। रागिनी एमएमएस मतलब जो लोग जानते हैं इस किस्से के बारे में, जो लोग एसोसिएट हैं जी, मैंने उनसे ही बात करी थी और उन्हीं लोगों ने बताया था कि रागिनी एमएमएस के शूट के दौरान कितनी सारी दिक्कतें हुई। सिर्फ एक ही नहीं, रागिनी एमएमएस 1, 2 और जो एकता कपूर जी ने बनाई थी रागिनी एमएमएस रिटर्न, इसमें शूट के दौरान मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टार कास्ट को दिक्कत हुई थी, इसमें दिक्कत हो रही थी उन लोगों को जहां पर ये सारा का सारा शूट फिल्माया गया था। अब रागिनी एमएमएस 1 की अगर हम बात करें तो उसमें राहुल उसकी एक्चुअली रियल कहानी है रागिनी एमएमएस 1 की, जो एक मेंशन दिखाया गया है उसमें। अच्छा, वो रियल लोकेशन पे शूट है, रियल घर में शूट हुई है। आई गेस अगर आप उस कहानी को एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों को ये उन्होंने सुना है जो कुछ कहानी रियल थी, लेकिन उनको आइडिया नहीं कि बेसिकली क्या रियल था क्या नहीं था वगैरह वगैरह। तो देखिए, अंदर की जो कहानी है वो अब चूंकि उस समय कोई मौजूद नहीं था तो किसी को नहीं पता कि अंदर की क्या कहानी है, तो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस देते रहते हैं। और मूवी के हिसाब से और स्क्रिप्ट के हिसाब से ये था कि जो एक लेडी थी अंदर, मतलब एक पूरा परिवार रहता था, उसमें से जो उनके उस लेडी के जो हस्बैंड थे वो उसको मारते थे ऐसा करके, मतलब लेडी को और उसके बच्चे को। तो एक शाम क्या हुआ, बच्चा और वो जो हस्बैंड था वो दोनों बाहर चले गए और बोला कि इंतजार करना जब तक हम आए नहीं, ऐसा करके। और जब वो लोग बाहर गए तो बाहर ही शायद उनका कहीं कत्ल हो गया होगा या फिर कुछ ऐसा। तो वो जो औरत है उसके हाथ में एक बेलचा है। अब बेलचे को यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक खिलौना टाइप का होता है जिसको ऐसे घुमाते रहते हैं तो आवाज आती है। यस, तो वो बेलचा घुमाती रहती है अपने बच्चे के लिए। वो इंतजार करती है कि उसका बच्चा कब आएगा, लेकिन ना उसका बच्चा लौटा और वो उसी इंतजार में उसी मेंशन के अंदर मर जाती है समाओ। उसके बाद फिर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दोनों मरते नहीं है, बच्चा और जो हस्बैंड होता है। वापस आके देखते हैं तो वो जो औरत होती है वो वहीं पड़ी मिलती है, फिर वो इन दोनों को मार डालती है कि अब तुम मेरे साथ रहोगे आत्मा बन के, वगैरह वगैरह। तो उसमें बहुत अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी के मुताबिक ये भी है कि वहां किसी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था और वही लड़की की आत्मा वहां पर रहती है उसी मेंशन में। आई थिंक रागिनी एमएमएस का जो स्टोरी प्लॉट है शायद वही है, राइट? एक्चुअली मैंने फिल्म देखी नहीं तो मुझे खाली इतना आइडिया है नहीं। आई थिंक उसको कुछ ऐसा होता है कि एक अबैंडन घर होता है जिसमें कपल जाता है, हाँ, एग्जैक्टली, बताने के लिए प्राइवेसी की मोमेंट्स, हाँ, और उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है। उसमें राजकुमार राव स्टारिंग मूवी है वो, और एक नया डेब्यूट है किसी एक्ट्रेस का। तो उसमें वो लोग जाते हैं एक मेंशन के अंदर और वो पूरा का पूरा मेंशन वो लोग बुक कर लेते हैं समाओ, तो उसमें अकेले होते हैं। देन प्लॉट ये है कि उसके बाद सुबह होती है, फिर शाम होती है। अच्छा, रात को ये लोग अपना प्राइवेट मोमेंट एक रूम में स्पेंड कर रहे होते हैं, एक बेड पे। अच्छा, वो बेड जो होता है काफी एंटीक होता है, मतलब चारों तरफ से उसमें ऐसे वुडन के स्टैंड लगे होते हैं, प्रॉपर जो पुराने होते हैं। तो उनका एक फैंटेसी टाइप का होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोग मेकआउट वगैरह करेंगे समथिंग। तो जब ऐसा होता है, जब वो लोग ट्राई करते हैं अचानक से, तो वो अचानक से राजकुमार राव को दूर फेंक देता है, कोई ऐसी चीज होती है। अच्छा, वो लोग समथिंग कुछ फैंटेसीज टाइप का ट्राई कर रहे होते तो हैंडकफ्स होते हैं, तो वो बंधे होते हैं लड़की के। इसके बाद लड़की बंधी होती है। अब वो जो लड़का है उसको बार बार डर लग रहा है, वो लड़की के पास नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा कुछ प्लॉट है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट है। अगर आप देखेंगे मूवी तो बड़ा खतरनाक टाइप का लगेगा कि फिर उसको लगेगा कोई हलचल होती है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है पूरे घर में। तो कई लोगों का ऐसे किंवदंतियां हैं, कई लोगों की ऐसी मान्यता ये भी है कि उस बेड पर जो रागिनी एमएमएस में जो हाउस है, उस कमरे का जो बेड है, उस बेड पर किसी लड़की के साथ गलत किया गया था। इस वजह से उसकी जो आत्मा है स्पेसिफिक उस कमरे में कैद है, ऐसा करके वो उस दायरे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। मतलब वो जो आप जो मराठी लेडी के बारे में बता रहे थे, जो शायद जो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, उसका भी उसकी भी वहां पे मौजूद है, वो भी मौजूद। और हाँ, ये अलग अलग कहानियों के हिसाब, ये अलग अलग कहानियों के हिसाब से। कुछ लोगों का ये मानना है कि किसी के साथ गलत हुआ है, कुछ का ये मानना है कि एक माँ है वो अपने बच्चे और पति के इंतजार में है। जी। और जो पति है वो मारता है बेसिकली, इसीलिए उसके चिल्लाने की आवाज आती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो खैर हम मूवी के प्लॉट पे आते हैं। तो मूवी के प्लॉट में अगर आप देखेंगे राहुल, तो बेसिकली जब कोई रियल हॉन्टेड लोकेशंस पे कोई मूवी बनाई जाती है तो
की जो रियल एसेंस है, मतलब जो रियल कहानी है उसी को लेकर हम बनाए। जैसे अरनमई 4 करके एक मूवी है, अगर आपने देखी होगी, साउथ की एक मूवी है। चंद्रमुखी एक मूवी है, आपने देखी होगी, जिसमें भूल भुलैया टाइप की, तो वो भी किसी से इंस्पायर होके बनाई गई है। वैसा समथिंग लाइक दैट कहीं हुआ है तो उस मेंशन को उन्होंने वैसा बना दिया है। नहीं, बट रागनी एमएस के बारे में मैंने सुना था अर्श की, जो जिस लड़की के ऊपर बेसिकली ये फिल्म बनाई गई, पहली वाली की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में एक लड़की थी और बाद में शायद उसने कुछ इनके ऊपर केस वगैरह भी किया था कि मेरी लाइफ को इस तरीके से दिखाया जा रहा है या मतलब क्योंकि उस मूवी में ना आखिरी में क्या होता है, जो लीड एक्ट्रेस होती है उसका सीन ये होता है, राजकुमार राव तो मर जाता है समहाउ, जो लीड एक्ट्रेस होती है वो पागल हो जाती है और वो कुछ मराठी में बोलती है, ठीक है, कि मतलब मेरे बच्चे को ले आओ, समथिंग लाइक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, कुछ तो बोलती है मराठी में। तो मूवी में यही दिखाया गया है कि वो फिर पागल खाने में एडमिट है, वो कभी दीवार पे कुछ लिख रही है, समथिंग लाइक दैट, जबकि रियल में शायद कुछ और हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं रियल में आई थिंक वो लड़की वहां से बाहर आ जाती है स्टोरी बताने के लिए, एंड आई थिंक उसको इस बात से इश्यू होता है कि आपने, और स्पेशली जो इंटीमेट पार्ट सीन्स वगैरह दिखाए गए हैं जी, वैसा कुछ नहीं था। तो हाँ, वैसा कुछ नहीं था या जो भी है। हाँ, खैर हम स्टोरी की स्क्रिप्ट पे आते हैं। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर मूवी में हॉन्टेड अगर रियल लोकेशन पे शूट होती है तो स्क्रिप्ट वो लोग वही रखते हैं जो वहां पर सिचुएशन हुई होती है। तो अभी क्या है कि इसमें स्क्रिप्ट वैसी नहीं है राहुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्रिप्ट क्या है, बड़ी नॉर्मल सी, एक कपल है, अपना आते हैं घर में, बहुत कॉमन स्टोरी है, इसमें कोई हैवी स्टोरी नहीं है कि एक कपल है, वो भी रियल है ना। हाँ, वो भी रियल है, बट इसमें रियल जो इसकी कहानी है, पिछली जो कहानी थी जिसकी वजह से वो विला हॉन्टेड था, उस कहानी को नहीं लिया गया। हाँ, वही मतलब आई थिंक लिया क्या नहीं गया कि उसमें वो आई थिंक मराठी में बोलती तो है, लेकिन उसके पीछे लोग कोई लॉजिक देते कोई लॉजिक नहीं देते हैं उसके पीछे, था क्या था। आई थिंक वो शायद अगले बाद के कई पार्ट्स में ये चीज सामने रागिनी में 2 में भी इसका जिक्र नहीं है, इसमें भी बड़ा अजीब सी एक चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें जो मुझे मतलब वहां के अंदर के कोवर्कर्स से पता चली। उन्होंने ये कहा कि जो स्क्रिप्ट थी पहले लिखी गई थी प्रॉपर, जो मराठी लेडी थी उसके ऊपर, कि मराठी लेडी भी बनेगी इसमें और अंत में वो आएगी ऐसे बेलचे को हिलाते हुए बोलेगी कि मेरे पति और मेरे बच्चे को ले आओ, समथिंग लाइक दैट। और ये जो सेक्शन था ये शायद शूट होना बाकी था उस घर में, लेकिन उनका कहना है कि जब जब ये चीजें शूट होने वाली होती थी, या तो जो एक्ट्रेस थी जो प्ले कर रही होती थी ये सब चीजें, उसको दिक्कत हो जाती थी, या फिर शूट में कैमरा में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि वो एक ऐसे लोकेशन पे शूट हो रहा है जहां पर बैटरीज वगैरह नहीं है, जहां पर ये सब चीजों का मतलब ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लोग लिमिटेड संसाधन लाते थे। तो इस वजह से उस स्क्रिप्ट को पूरा कट ऑफ कर दिया गया राहुल, और एक नई स्क्रिप्ट वहां पर डाल दी गई। इसीलिए वो इलॉजिकल लगता है थोड़ा सा कि आखिरी में अचानक से मराठी में बोल रहा है, हुआ क्यों हुआ उसमें बताया नहीं जाता, बेसिकली कुछ नहीं बताया जाता है। सेम यही होता है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या होता है, कहानी एकदम, अच्छा उसमें सनी लियोन भी है, तो कहानी एकदम बीच से शुरू होती है और बड़ी आउट ऑफ नोवेयर, कि वो जो औरत है वो उसको पोजेस करती है रागिनी को, और फिर वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। पर अगेन कहानी का प्लॉट ट्विस्ट ये है ही नहीं जिस तरह से उसमें दिखाया गया है। और आज भी वहां पर ASI का बोर्ड लगा है रागिनी MMS, जहां पर शूट हुई थी 1, तो वहां पर शाम ढलने के बाद जाना मना है। बेसिकली उन लोगों ने दिन में ही शूट किया था। तो मेरा ये मानना था कि वहां के कोवर्कर्स भी ये कहते थे, और मेरा खुद का भी अपना पर्सनल ये मानना है कि वो जो स्क्रिप्ट थी शायद राहुल, उस स्क्रिप्ट में कोई गड़बड़ी थी बहुत ज्यादा। जब जब वो स्क्रिप्ट मराठी वुमेन के ऊपर जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो लिखी जा रही थी, तब तक वो मूवी शूट नहीं हो रही थी, तब तक कुछ ना कुछ इशू होता चला जा रहा था उसमें, और इसीलिए उस प्रॉपर स्क्रीन प्ले को ही कट कर दिया गया, कि वो जो मराठी वुमेन था और राजकुमार राव का जो संवाद था उसको ही कट कर दिया गया, फिर उन्होंने अपना कुछ एक्स्ट्राज में डाल दिया इस तरीके से। राइट। और आई मीन इसके अलावा भी अगर आप, जैसे हमने अटुक की बात करी थी, अगर आप देखेंगे, और शायद हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन हमने पॉलिटिक्स के बारे में एक दो बार बातचीत करी थी। एक और स्क्रिप्ट है जो आई मीन ये फिल्म तो बनी, लेकिन इस फिल्म के साथ ये बड़ी अजीबोगरीब कहानियां एसोसिएटेड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जो पहली जो इसमें एक लीड एक्ट्रेस थी हीदर ओरूर की, वो पहले 3 पार्ट में थी, और चौथे पार्ट से पहले ही अचानक अजीबोगरीब तरीके से उनकी डेथ हो जाती है।
देन फॉर एग्जांपल जूलियन बेक करके एक इसमें एक्टर होती हैं जो शायद इनकी कैंसर से मौत हो जाती है जी। विल सिम्पसन जो है इसमें कैरेक्टर प्ले करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, वो जो है उनका भी कुछ कोई सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो जाती है। तो इसमें भी मतलब जो है, और सबसे यूनिक चीज है इसमें एक एक्टर होता है डोमिनिक डने करके, वो एक एक्ट्रेस होती हैं एंड वो सरप्राइजिंगली उनका मर्डर हो जाता है, उनके बॉयफ्रेंड उनका गला घोट कर उनको मार डालते हैं। ये मतलब अच्छा स्क्रिप्ट की वजह से हो रहा था ये सब चीजें? अब ये स्क्रिप्ट की वजह से द थिंग इज कि इस फिल्म से एसोसिएटेड बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनहोनी टाइप की घटी। अब वो लोगों का बिलीफ है या इसमें कुछ रियलिटी का कुछ है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन ऐसा एक पॉपुलर कल्चर जो मिथ कल्चर बन जाता है हर इंडस्ट्री में, तो वैसे ही हॉलीवुड में मिथ कल्चर बन गया है इस चीज को लेके कि पॉल्टरगीस्ट की स्क्रिप्ट में भी जो काम करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा जी। तो ये भी एक एक स्क्रिप्ट थी जो जब भी कर्स स्क्रिप्ट्स की बात होती है तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट पॉल्टरगीस्ट के बारे में तो मैंने ये भी सुना आज कि फिल्म के देखने वाली ऑडियंस को भी कई बार ऐसा रिपोर्ट किया कि कनेटिकट की बात है या कहीं की अमेरिका में कि वो जो हॉल में जो लोग देखने गए थे इवेंचुअली वो ऑडियंस में से बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़ गए, उनको वॉमिटिंग वगैरह हुई। बाद में लोगों ने ये चीज आर्टिकल वगैरह में भी आई जी, तो उन्होंने इस चीज को बताया। एक फिल्म आई थी इनकैंटेशन, अगर आपको याद हो तो उन्होंने दावा किया था इस बात का कि इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कर्स पास ऑन हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। एग्जैक्टली उसमें तो खैर कुछ अलग ही तिबेटन वाला सीन था, मुझे नहीं पता। इनकैंटेशन जब मैंने देखी थी तो मैं मतलब एक अलग ही जोन में हो गया था, क्योंकि इनकैंटेशंस मतलब बेसिकली जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा, वही वाला एक सिनेरियो कि उसमें बताया कि एक ट्रेन आगे जा रही है, अब तुम इमेजिन करो कि वो पीछे भी जा रही है, तो तुम अचानक से तुम इमेजिन करने लगते हो कि ट्रेन जो है वो पीछे भी जा रही है, उसमें एक सर्कल होता है वो घूम रहा होता है। इनकैंटेशन का मतलब भी ये होता है ना कि जैसे हमारे हिंदी में शब्द होता है आवाहन, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, समनिंग किसी चीज की, आप किसी को समन कर रहे हैं बेसिकली जी। इन दिस केस में भी कोई इविल स्पिरिट या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसमें भी ना राहुल एक स्क्रिप्ट थी, अगर आपने देखा होगा उस मूवी में एक मंत्र चैंट करने को बोलता है इनकैंटेशंस में, कुछ तिबेटन मंत्र होता है, हो शियामा ऐसा करके कुछ नाम होता है। अच्छा वो मंत्र ना अगर आप एग्जैक्टली जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वैसा हेलुसिनेट होने लगेगा। मतलब मैंने खुद करके देखा एंड वो बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि जो उसमें मंत्र वो बोल रहा था कंटिन्यू, वो ऑलरेडी वाइब्रेशनल बहुत ज्यादा था, और फिर जब आप उसको साथ में बोल रहे थे तो वो आपकी बॉडी में एक अलग ही इम्पैक्ट कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा महसूस किया इस बात को, मैंने हल्का सा महसूस किया, नॉट दैट मच कि उतना ज्यादा महसूस कर लिया हो, पर हल्का सा तो मैंने महसूस किया। फिर मैंने इसकी स्क्रिप्ट को और ज्यादा एक बार ध्यान से देखा तो समझ में आया कि ये जो मंत्र है इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल करी गई है, लेकिन ये एक्चुअली में किसी के आवाहन का मंत्र है, किसी के समनिंग का मंत्र है, किसी प्योर ऊर्जा के या किसी नेगेटिव ऊर्जा के एक तरीके से। ऑल्सो राहुल एक मूवी आई थी डबे, आपने देखी होगी शायद, कर्स ऑफ जिन। हम लोग काफी बार उस मूवी की कई बार बात करते हैं, उसके कम से कम 6 से 7 पार्ट आ चुके हैं डबे के। और फिलहाल डबे का मतलब ये होता है कि जो कयामत का जो दिन है, मतलब उनके हिसाब से जो लास्ट डे आएगा उस दिन एक जिन और आएगा, तो उसका मतलब उसका अवतार आएगा, फिर वो सबको जो है मार डालेगा, समथिंग लाइक दैट। उस मूवी की स्क्रिप्ट में अगर आपने कर्स ऑफ जिन देखी होगी, उसमें एक पार्ट है डबे द कर्स ऑफ जिन, तो उसमें उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसमें क्या था कि एक स्टार्टिंग का ये सीन दिखाते हैं कि एक जो तांत्रिक होता है या कोई गलत काम करने वाला होता है, वो कांच को क्रश कर रहा होता है, और कांच को क्रश करने के बाद उसको अपने पैर के तलवे के नीचे लगा देता है। उसके बाद उससे जो खून निकलता है, मतलब जो पैर से उसके खून निकल रहा है जी, उसको फिर एक पानी में डालता है। पानी में डालने के बाद फिर कागज पे वो कुछ लिखता है किसी के बारे में, और लिखने के बाद उस कागज को जो है उसमें बाउल में जिसमें खून इकट्ठा होता है, कांच और खून, उसमें से डुबा देता है। अब डुबाने के बाद कांच हटा के वो पी जाता है कागज सहित, ऐसा करके, और उसके बाद वो जो कर्स होता है वो उसके ऊपर लग जाता है समथिंग। तो अगर आप टर्किश हॉरर देखेंगे ना राहुल, तो उसमें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ आपको दिखाया जाता है एक जो प्रोसीजर होता है किसी चीज को। एक तो मुझे लगता है ना टर्किश हॉरर का, मैं डाबे की मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैंने उसमें जी उनकी मेकिंग वगैरह देखी थी, तो अगर आपको याद होगा उनकी जो पहली फिल्म होती है उसमें वो एक टॉयलेट जैसा होता है, उसके अंदर जाते हैं, उसमें खुदाई वगैरह करते हैं जी, और खुदाई में से अंदर वो एक घोड़े का सर कुछ भी निकलता है, आते वहां सुअर की आते हैं। हाँ, तो उस फिल्म में मतलब जो बताया गया ना कि उन्होंने सब कुछ रियल यूज किया हुआ है।
तो उसमें जो आते वाते हैं वो कोई ये नहीं है, कोई प्रॉप नहीं है, वो असल में आते लाई गई है, सुअर की है, गाय वाय जिसकी भी है, और वो निकाल के उसमें। तो मतलब ये मुझे थोड़ा उस फिल्म के बारे में बड़ा एक अजीब सा लगता था। अर्श, मैं आपसे ना एक सवाल और करना चाह रहा था। ये जब इनकैंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे अभी, हाल फिलहाल में मैं कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था। एक बड़ा मशहूर पॉडकास्ट है जिसमें बात करते हुए एक उत्तराखंड के गांव की। उत्तराखंड के गांव है उमरेड करके, एक घोस्ट विलेज बेसिकली है। घोस्ट विलेज इन द सेंस कि वहां जो रहने वाली पब्लिक है, इनहैबिटेंट्स हैं, वो लोग सालों पहले उसको उजाड़ करके वहां से जा चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं वैसे। तो उमरेड गांव के बारे में लोग बड़ी मान्यता है यार कि वो बड़ा हॉन्टेड विलेज है और कुछ को भी कर्स है, जो भी है। तो एक कहानी बीच में एक पॉडकास्ट में बड़ी फेमस हुई यार। वो कहानी ऐसी थी कि मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ उस कहानी के बारे में, कि एक ट्रैवलर होता है जो दिल्ली से जाता है वहां पे, और ये रियल स्टोरी है, आई मीन जो इस हिसाब से बताता है। ये उमरेड कहाँ पे है? मतलब उमरेड उत्तराखंड में ही है, आई थिंक अल्मोड़ा के आसपास कहीं पर, नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो ये दिल्ली से बंदा होता है, ये जाता है उमरेड उस गांव में, वहां पे एक कैफे होटल में टिकता है, और वहां पे होटल में उसको एक बंदा मिलता है, लड़का, जो उसको घुमाता है, उसको पहाड़ वहाड़ के इधर लेके जाता है। और इवेंचुअली कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का उसको जो है कहीं पे ऐसा मार्केट एरिया में छोड़ के चला जाता है, आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है। और ये फिर बाद में जो है उस लड़के की तलाश में जाता है, और जब गाँव में वापस जाता है तो देखता है कि वहां जहाँ पे जिस होटल में टिका था वहां पे सब खंडर है। उसके आसपास में कोई नहीं बसा, पूरा गाँव ही खाली है। मतलब कि वो आई मीन ये जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो लड़का जो था वो बेसिकली वो उसको कुछ बताता है, अपनी स्टोरी बताता है कि मैं वैसे हूँ पहाड़ का, लेकिन पैदा हुआ था दिल्ली में, और भाग के मुझे कुछ आवाजें आती हैं जो मुझे आवाजें यहाँ पे खींच के ले आई उमरेड में, और तब से मैं यहाँ पे हूँ वगैरह वगैरह। तो उमरेड गाँव में कोई नहीं था ऐसा करके? उसके बाद मैं वही बता रहा हूँ जी, जो लड़का है ये कहता है कि मैं जब पहाड़ से जब मैं वापस लौटा वो लड़का गायब हो चुका था। जब मैं उसको ढूंढते नीचे पहुंचा तो पूरा गाँव गायब हो चुका था। जिस होटल में वो टिका था वो भी खाली था। और नीचे गया वो पुलिस स्टेशन में बोलने के लिए कि सर ऐसा हुआ मेरे साथ, लड़का नहीं मिला। तो पुलिस वाले उसको ले जाते हैं तो कहते हैं कहाँ, ये पूरा गांव सालों से खाली पड़ा है, तुम कहाँ पे यहाँ पे रुक रहे थे? उस लड़के का कहना ये है कि वो एक होटल में कैफे में जाके टिका था, वहां पे एटलीस्ट 2-3 दिन रहा है, और वहां से फिर ही घूमने जाता था। तो ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा था। और एक चीज और जो मेन जो उस कहानी में कुछ ऐसा था कि ये एक कर्स है एक तरीके का, कि वो जो आवाजें हैं जो उस लड़के को आती थी उमरेड में, वो अगर आप सुन रहे हैं स्टोरी का तो आपको भी आ सकती हैं, अगर आपने स्टोरी को सुना है। ये स्टोरी का प्लॉट है। आप उस जो YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सब लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी कहानी सुन ली कि मेरे पास मत आइएगा वगैरह वगैरह। तो ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो है। ये पब्लिकली कहानी सुना रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि ये आपको भी कर्स ट्रांसफर हो सकता है, तो लिहाजा आप माफी मांग लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा इन रियलिटी कभी कुछ हुआ है कि ना कोई कर्स कोई चीज हो, स्क्रिप्ट हो, या कुछ ऐसा कहानी जो कर्स ट्रांसफर हो गया हो लोगों में? अब राहुल, मुझे ऐसा लगता है, ये अभी आपने बोला तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि आज से करीब 1 महीना पहले मेरे पास 2-3 मैसेजेस आते हैं, मैं देखता हूँ मैसेज को। वो मैसेज आज भी पड़ा है मेरे पास। तो उसमें ना एक लड़का है, वो कहता है कि अर्शद आपकी कहानी हम सुनते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मैंने थैंक यू लिख दिया जी। उसने बोला पर वो चीजें मेरे साथ हो रही हैं। अभी एक सुनने में थोड़ा अजीब था। मैंने कहा कि हो सकता है यूं ही कह रहा हो, उसके साथ क्या ही हो रहा होगा। तो उसने बोला मैंने लोना चमारन सुना, मैंने आगे आगे सुना। उसने बोला मैंने सारी चीजें सुनी एपिसोड्स, और हर रात सपने में, मतलब वो बोलता है उसको लूसिड ड्रीमिंग्स होती हैं, और लूसिड ड्रीमिंग में उसको पता चलता है कि सपने में उसके साथ वही हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है कि तुम जो कहानी सुन रहे हो वो बहुत ज्यादा इमेजिन कर ले रहे हो, या उसको बहुत ज्यादा ग्रैब कर ले रहे हो एक तरीके से। ये भी हो सकता है। आई मीन चांसेस तो वही होने के ज्यादा हैं। तो फिर उसने बोला कि जैसा आपने घर बताया था ना, मुंजा वाला, जो मेरे घर के पीछे वाला घर है राहुल जी, उसका मैंने जैसे बनावट बताई थी कि ये सामने से एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। तो उसने बोला जिस दिन उसने वो एपिसोड सुना है, उस दिन उसने वो एक कहीं जगह से जा रहा था अपने घर के आसपास से, उस दिन ठीक वैसा ही घर उसने देखा, और उस घर में भी कोई नहीं रह रहा है। खैर मैं उसकी बातें नहीं मान रहा था एट दी एंड। फिर उसने एक दिन मुझे फोटो भेजी, और उस फोटो में उसके हाथ में आलता लगा हुआ था, जो प्रॉपर आलता होता है, जो औरतें लगाती हैं, कलर का जो कलर रहता है, आलता लगा हुआ था उसके हाथ में, और उसके हाथ शिवर कर रहे थे बहुत जोर जोर से। और ऐसा भी नहीं कि वो झूठ बोल रहा, उसकी मम्मी लोग सामने खड़ी थी, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था प्रॉपर। तो उसने वीडियो बनाया, बोला अर्श सर ये हाथ में लगा हुआ है मेरे अभी भी, मैं क्या करूं? मैंने जब उसको पूछा कि कैसे लगा, तो उसने बोला मैं सो रहा था, मैं सो के उठा, मेरे हाथ में आलता लगा हुआ है।
तो उनकी मम्मी से पूछा मैंने कि कहाँ रखा था आलता, तो उन्होंने बोला कि आलता तो इसको पता भी नहीं है कहाँ रखा था। मतलब उनके 2 घर थे अगल बगल में, तो बगल वाले घर में रखा था और रात को वो अपने घर में सोया था। अब ये बड़ा खतरनाक वाला सिनेरियो था, क्योंकि लोना चमारन वाले केस में मैंने यही बताया था कि मेरे हाथ में आलता लगा हुआ था और उसी में मैं उनका चेहरा देख पा रहा था अच्छे से। खैर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि या तो ये कहानियां इसके लिए सजीव होती जा रही हैं समहाउ, जो मैं सुना रहा हूँ, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो उसके लिए सजीव होती जा रही हैं। क्योंकि राहुल, अब ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सुनने में तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन जब हमारे गुरु कोई कहानियां कहते थे ना और उनको हम सुनते थे, तो एक टाइम ऐसा आता था कि ऐसा लगता था हम कहानियों के अंदर ही हैं, हम खुद कोई कैरेक्टर हैं उस कहानी के अंदर का। शायद उनकी कन्विक्शन पावर इतनी तेज हो या उनके बोलने का तरीका इतना ज्यादा प्रभावशाली हो कि मेरे दिमाग पे असर कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। खैर, मैंने उस लड़के को तो बता दिया 2-3 चीजें, तो अब उसको खैर चीजें नहीं होती हैं। पर जी। मुझे जब आपने बोला है तो कहीं ना कहीं स्टक किया है कि हाँ, शायद ये मतलब स्टोरी सुनने से चीजें हो जाए। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये पॉसिबल है। कुछ मान लो 1,00,000 लोगों में से कोई 1 लोग बहुत ज्यादा ही कुछ अवेयर हो जाए, उसके साथ कभी कुछ होने लगे। एग्जैक्टली, मुझे एक चीज याद आ रही है आज की, जब हम लोग छोटे थे और एक आध थे हमारे मोहल्ले में बड़े भैया लोग जो इस तरह कहानियां उन्हें सुनाते थे, तो उसके बाद एक बड़ी अजीब सी, एक बार मुझे याद है किस्सा, उन्होंने कोई एक बताया कुछ एक किसी भूत के बारे में, जो भूत बेसिकली परछाई टाइप का होता है जी, और वो जहां पे आप देख नहीं होते वहीं से अटैक करता है। अब ये ना बड़ा एक अजीब सा, ये स्टेटमेंट हमेशा मेरे जहन में रह गया। मतलब यार, अब आपकी जब आप किसी कहीं भी देखते हैं यार, ठीक है, तो आपके पेरिफेरल व्यू क्या होता है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं सामने, आपको अपने आंखों के किनारे का भी दिखाई दे रहा दिखता है। हाँ। जो आंखों किनारे का जो एरिया होता है उसको पेरिफेरल व्यू कहते हैं जी। तो उनका कहना यह था कि ये यहाँ से अटैक करता है। अब उसके बाद हुआ क्या कि हमारे मोहल्ले में जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कहानी सुनी, वो जब तक इधर उधर देखते रहते, दाएं बाएं, कुछ भी बोलता दाएं बाएं देखेंगे, तो पता नहीं वो कहानी का वो एलिमेंट जो था वो अंदर बैठ गया था जी। तो हाँ, आई थिंक हो सकता है शायद कई बार, और स्पेशली अगर आप छोटे, जब आप एक इनोसेंट स्टेज में रहते हैं, जब आप एक अवेयर स्टेज में रहते हैं, जब कुछ भी आप मानने को राजी हो जाते हैं, तो उस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत से ज्यादा किसी चीज को इमेजिन कर ले जाएं। और हर्ष, अगर बात करी जाए इमेजिनेशन की जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने, ह्यूमैनिटी एज अ होल ने, हम सब लोगों ने ना एक बहुत सारे इमेजिनेशंस दे रखे हैं दुनिया को मरने के बाद के। हम लोग शायद बात भी कर रहे थे ना कि जब इंसान मरता है तो कुछ चीजें करी जाती हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर डेथ के बारे में। आफ्टर डेथ के बारे में जब इंसान जब मर भी रहा होता है तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, या कई सारी चीजें कुछ और बोलते हैं। मोटी मोटी बात है कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो माहौल हो वो थोड़ा पीसफुल हो। तो ये दिस मेक्स यू वंडर कि क्या कोई ऐसा इंसान रहा है जो इस तरीके से मौत को छू करके वापस आया हो और आपको बताए कि ये सब जो होता है, बेसिकली ये जो जन्नत जहन्नुम स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ रियलिटी है या नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की। और अगर मैं आपसे कहूँ कि राहुल, दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उन्होंने कई ऐसी चीज बताई हैं जो अविश्वसनीय है।